In last lecture, we have discussed regarding life. लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किए थे लाइफ के बारे में. एक चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था द लिविंग वर्ल्ड. उसमें लाइफ डिस्कस किए थे कि व्हाट इज लाइफ. लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है, लाइफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है, और उसमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे अपन ने. डिफाइनिंग क्राइटेरिया डिस्कस किए थे कि लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगे. लाइफ को डिफाइन करने के लिए कुछ सैलेंट फीचर्स अपन ने डिस्कस किए थे. उस सैलेंट फीचर्स में अपन ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस किए. बाद में एक रिप्रोडक्शन था, बायोलॉजिकल वर्ल्ड. उसके बाद एक फिनोमिना थी जिसको बोला गया था मेटाबॉलिज्म. ठीक है. वन इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, वन इज कॉल्ड रेस्पॉन्स, वन इज कॉन्शियसनेस. ऐसे बहुत सारे सैलेंट फीचर्स हैं जो लाइफ के अंडर में आएंगे. उसमें फर्स्ट टर्मिनोलॉजी अपने डिस्कस किए थे डिफाइनिंग फीचर विच यू कॉल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपने दो ग्रोथ डिस्कस कर लिए थे. वन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक जो इंटरनल होगी, एंड वन इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक जो एक्सटर्नल होगी, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स की भी ग्रोथ हुई थी. जस्ट टेक फॉर एग्जांपल ऑफ दिस स्केच पेन. अब इस स्केच पेन का आप साइज देखिए. इज इट पॉसिबल टू ग्रो इट? क्या ये पॉसिबल है कि स्केच पेन की ग्रोथ हो सकती है? सभी लोग बोलेंगे कि नहीं, स्केच पेन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी. बट आई विल से दैट दिस स्केच पेन also grow if one part of other sketch pen get attached on it. You will observe the length increases. ठीक है. इसका मतलब growth is not a defining property of life. नॉन लिविंग थिंग्स की भी ग्रोथ हो रही है, इसलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे फीचर्स जो है वो गलत साबित हुए. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दो ग्रोथ अपन डिस्कस अपना रह गया था. वन ग्रोथ यू कॉल्ड डिटर्मिनेट ग्रोथ. एक ग्रोथ को बोला गया था डिटर्मिनेट ग्रोथ. अपन एक ग्रोथ डिस्कस किए थे इंट्रिंसिक. वन वी हैव डिस्कस्ड एक्सट्रिंसिक, and one today we want to discuss a growth called as determinate growth. Determinate growth. And last growth we want to discuss called as indeterminate growth. Indeterminate growth. इस प्रकार total how many possibilities of growth are there? Total there are 4 possibilities of growth. Intrinsic, second one is extrinsic, third one is determinate, and fourth one is indeterminate. Already we have discussed this intrinsic and extrinsic. Now come to this one, determinate, and last one called indeterminate. What do you mean by determinate growth? Determinate growth is that growth which generally occur. It is studied that determinate growth has always limited. डिटर्मिनेट ग्रोथ जो है हमेशा क्या रहती है? लिमिटेड रहती है. लिमिटेड रहती मीन्स अप टू सर्टेन एज. अप टू ए सर्टेन एज you will observe there is growth. That's why that growth which occurs up to certain age is called as determinate growth. उस growth को क्या बोला जाएगा? Determinate growth. And it is best observed. It occurs only in animals. और ये growth आपको कहाँ ऑब्जर्व करने को मिलेगा? जनरली एनिमल्स में ऑब्जर्व करने को मिलेगा. नाउ कम टू इनडिटरमिनेट ग्रोथ. जैसा नाम है इनडिटरमिनेट ग्रोथ. इनडिटरमिनेट ग्रोथ इज दैट ग्रोथ व्हिच यू कॉल इट एज अनलिमिटेड ग्रोथ इज जनरली कॉल्ड एज इनडिटरमिनेट ग्रोथ. ऐसी ग्रोथ जो अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड मींस यू कॉल दिस ग्रोथ एज कंटीन्यूअस ग्रोथ. आप इस ग्रोथ को क्या बोलोगे? यू कॉल दिस ग्रोथ एज कंटीन्यूअस ग्रोथ. दैट कंटीन्यूअस ग्रोथ इज कॉल्ड एज indeterminate growth, and this growth generally occurs in plants. और ये ग्रोथ आपको कहाँ ऑब्जर्व करने को मिलेगा? इट इज जनरली ऑब्जर्व इन प्लांट्स. ठीक है. तो इस प्रकार ग्रोथ जो है 4 कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश हो गया. इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट. इज इट क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट टाइप ऑफ सैलिएंट फीचर ऑफ लाइफ. Next characteristic feature or salient feature of life, we called it that part as reproduction. Second characteristic feature. Name of second characteristic feature of living organism
is reproduction. You are familiar with this word, reproduction. बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो. What do you mean by reproduction? In general, you call reproduction as formation of new generation, formation of new offspring, formation of a progeny is described as reproduction, जो कि एक necessary phenomena है. And due to this necessary phenomena, there is continuation of life. It is a necessary phenomena. Reproduction is the necessary phenomena. Reproduction is the necessary phenomena which is helpful for continuation of life. Which is helpful for continuation of life. जो क्या में हेल्प करेगा? लाइफ को कंटिन्यूएशन में हेल्प करेगा. कंटिन्यूएशन में हेल्प करेगा मीन्स with the help of reproduction. Again, the duty of every parents is to prepare offsprings. जिसके थ्रू हर पेरेंट्स की जवाबदारी है जिससे ऑफस्प्रिंग जो है नेचर में फॉर्म होता जाए, प्रोजेनी जो है नेचर में डेवलप होता जाए. नाउ विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन आइदर द पॉपुलेशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. रिप्रोडक्शन टर्म के द्वारा पॉपुलेशन नेचर में इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? नेचर में पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन के द्वारा ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, मेंटेन रहेगी. बिकॉज व्हेनेवर यू ऑब्जर्व द ओल्ड ऑर्गेनिज्म, due to age they will die and before death they reproduces again. और डेथ के पहले वो फिर से रिप्रोड्यूस कर लेंगे, नए यंग वंस जो है फॉर्म कर लेंगे. बट व्हेन यू ऑब्जर्व ड्यू टू लॉस ऑफ लाइफ और ड्यू टू डेथ देयर इज कंपेंसेशन. इसको तो रिप्रोडक्शन में कंपेंसेशन फिनोमिना होता है. उस कंपेंसेशन फिनोमिना में लॉस भी होता है लाइफ के कारण, डेथ के कारण, ठीक है, और न्यू जनरेशन भी फॉर्म हो गया. इसलिए नेचर जो है बराबर क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा. ड्यू टू रिप्रोडक्शन द नेचर गेट बैलेंस. बट व्हेन यू ऑब्जर्व ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन जब आप कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हो तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? व्हेन यू ऑब्जर्व द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो सिंगल सेल से बना हुआ है एंड दैट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड एज यूनिसेलुलर. But when you observe multicellular organism, they are made up of group of cells. Bunch of cells are available. That bunch of cells forms tissues. That bunch of tissues forms a organ. Organ forms a system. वहाँ एक अलग methodology use की जाएगी. But when you observe a unicellular organism, there is only increase in number of cells. Unicellular organism में सिर्फ increase हो रहा है total number of cells. But when you observe the type of reproduction, there are two major types of reproduction. You call one reproduction as sexual reproduction and you call one reproduction as asexual reproduction. जब रिप्रोडक्शन के टाइप की बात की जाए तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन जो है आपको जनरली आपने पढ़े हो. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पढ़े हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़े हो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़े हो. क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेचुरली दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें एक मेल पेरेंट रहेगा, एक फीमेल पेरेंट रहेगा. पेरेंट्स मेल और फीमेल तो नेचुरली उनके गैमेट्स यूज होंगे, गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ठीक है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए, दो गैमेट्स इन्वॉल्व हुए जिसको आप मेल गैमेट फीमेल गैमेट बोलोगे. तो नेचुरली यहाँ जो प्रोजेनी बनेगा, यहाँ जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें वेरिएशन आएगा. उसमें क्या आएगा? वेरिएशन आएगा. जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट रिप्रोडक्शन in which there is no involvement of any parent, जिसमें पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा लेकिन सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा. ठीक है, there is no involvement of gametes, जिसमें मेल गमीट फीमेल गमीट यूज ही नहीं होगा क्योंकि सेक्स ऑर्गन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा. ठीक है, एंड जनरली द एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू कॉल इट बडिंग, यू कॉल इट फ्रैगमेंटेशन, यू कॉल इट बाइनरी फिशन. ऐसे लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल्स है. लेकिन हर प्रोजेनी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेगा, द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स आइडेंटिकल कॉपी. हर ऑर्गेनिज्म यहाँ जो बनेगा, हर प्रोजेनी जो फॉर्म होगा वो पैरेंटल कैरेक्टर को लेकर ही फॉर्म होगा. इसका तो यहाँ पर कोई मिक्सिंग नहीं होती जीन्स की, क्रोमोसोम्स की. इसे नया जनरेशन जो है बिकम वेरी सिमिलर टू यंग वंस. नया जनरेशन जो है एकदम सिमिलर कॉपी फॉर्म होगी. इसका मतलब रिप्रोडक्शन में अपने देखें कि अलग अलग वैरायटीज का रिप्रोडक्शन होता है. हर ऑर्गेनिज्म नए यंग वंस बना रहा है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो नए यंग वंस नहीं बना पा रहे. वो स्टराइल है,
ठीक है, अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर व्हिच कांट प्रोड्यूस देयर न्यू यंग वंस. टेक द एग्जांपल ऑफ वर्कर बी, हनी बी can't produce new young ones. Some couples are there which are sterile, they can't produce new young ones. Take the example of mules, they can't produce new young ones, which are formed by female horse and male donkey. जो किसके द्वारा बनते हैं? फीमेल हॉर्स और मेल डंकी के द्वारा बनते हैं. ठीक है, यू जनरली कॉल्ड खच्चर, उसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? खच्चर बोलते हैं, जो सिर्फ वर्क करने के काम में आते हैं. वो एनिमल जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते. इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं रखा जाएगा. ठीक है, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं रखा जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ कम टू थर्ड वन. नेम ऑफ थर्ड टॉपिक इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. कम टू थर्ड वन कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म मेटाबॉलिज्म? मेक इट वेरी वेरी एम्पी. MCQs में बहुत बार आया है. When you observe NEET paper, large number of questions are kept on this topic called metabolism. Metabolism को आप जनरल टर्म में बोलोगे, it is the sum total of all biochemical reaction. Metabolism is defined as the sum total of all the biochemical reaction occur in any organism. कोई भी ऑर्गेनिज्म में जो भी इंटरनल एक्सटर्नल मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सब मेटाबॉलिज्म के कारण होते हैं. उसका क्या के द्वारा होते हैं? मेटाबॉलिज्म के द्वारा होते हैं. इसका मतलब एवरी मेटाबॉलिक रिएक्शन आर लिविंग रिएक्शंस. हर मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हो रहा है वो लिविंग रिएक्शन होता है. एंड दे आर ऑल ऑर्गेनिज्म नीड इट. और हर ऑर्गेनिज्म को इसकी जरूरत है, बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए एनर्जी का. हर ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूअस मटेरियल चाहिए जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? सरवाइव करेगा. और वो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए एक फिनोमिना उसको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, एंड वी कॉल दैट फिनोमिना एज मेटाबॉलिज्म. बट इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन नॉन लिविंग थिंग्स. लेकिन मेटाबॉलिज्म फिनोमिना जो है नॉन लिविंग थिंग्स में आपको ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगी. ऑकर ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. मींस इफ यू टेक वन एग्जांपल, मींस एक आप टेस्ट ट्यूब लीजिए, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर में एक सेल रख दीजिए. ठीक है, और उस सेल को आर्टिफिशियल वे में कोई न्यूट्रिएंट मीडियम डालकर उसकी ग्रोथ कीजिए, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देकर, रूम टेम्परेचर देकर, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर देकर. क्या वो सेल की ग्रोथ पॉसिबल है? यस, उस सेल की ग्रोथ पॉसिबल है. एंड वी कॉल दैट ग्रोथ एज इन विट्रो ग्रोथ. और ऐसे नंबर उस ग्रोथ को क्या बोलते हैं? इन विट्रो ग्रोथ. इसका मतलब आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर परफॉर्म किया जाए टेस्ट ट्यूब में इन विट्रो की मदद से, तो उस ग्रोथ को आप ना लिविंग ग्रोथ बोलोगे या नॉन लिविंग ग्रोथ बोलोगे. ऐसे समय पर उस ग्रोथ को लिविंग रिएक्शंस बोलेंगे. क्यों बोलेंगे लिविंग रिएक्शंस? बिकॉज दे आर सिमिलर टू रिएक्शंस ऑकरिंग इन अवर बॉडी. ना उसमें लिविंग रिएक्शन हुए, ना नॉन लिविंग रिएक्शन हुए, ना वो लिविंग थिंग कहलाया, ना नॉन लिविंग थिंग कहलाया, लेकिन वो लिविंग रिएक्शंस की मदद से सरवाइव किया. जबकि आपने क्या किया? वो सेल को ग्रोथ करवाया हो आइसोलेटेड मीडियम में, एक टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ करवाया हो, इन विट्रो ग्रोथ हुई है. ठीक है, इस प्रकार के कुछ एग्जांपल्स जो है आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस में देख सकते हो. व्हाइल दिस मेटाबॉलिक रिएक्शंस दे आर अगेन ऑफ टू मेजर टाइप्स. ये दो टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शन है. यू कॉल वन मेटाबॉलिक रिएक्शन एज एनाबॉलिक रिएक्शन, and one reaction you call it catabolic reaction. How many type of metabolism reactions are there? Two types of metabolism reactions are observed in nature. One is called anabolic and one is called catabolic. As per name, anabolic reactions are generally called as constructive reaction. Anabolic reaction को generally क्या बोला जाएगा? Constructive reaction. जहाँ पर कोई चीज कंस्ट्रक्ट हो रही है, सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करवा रहा है. ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करवाता है, तो उस रिएक्शन को एनाबॉलिक रिएक्शन, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है, इसका मतलब एनाबॉलिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को फॉर्म करवाएगा. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को फॉर्म कराएगा, इसका मतलब सिंपल वन से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करवाना, उस रिएक्शन को एनाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे.
एंड इट ऑलवेज रिक्वायर इट कंज्यूम मोर एनर्जी, और इसको काय की जरूरत पड़ती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। टेक वन एग्जांपल कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आपने टर्मिनोलॉजी पढ़े हो फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस is the synthesis of complex organic molecule, and you call that complex organic molecule as carbohydrate, starch. This complex organic molecule is formed by simple compounds like carbon dioxide and water in presence of light and energy, in presence of light and chlorophyll, so that you get a product called glucose. Along with glucose, a water molecule is evaporated from plant body, and in nature oxygen gas is released as a byproduct, और नेचर में ऑक्सीजन गैस जो है बायप्रोडक्ट में रिलीज होता है। तो यहाँ देखिए सिंपल कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, इसलिए इट्स ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, एंड दैट कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनाबोलिज्म और एनाबोलिक रिएक्शन। जबकि कैटाबोलिक रिएक्शन को अपन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। कैटाबोलिक रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। In this destructive process, always a complex molecule get break down. ये complex molecule जो है वो break down होगा, and you get simple products. आपको क्या मिलेंगे? Simple products मिलेंगे। इसलिए catabolic reactions are always called destructive process, and it consume less energy. और यहाँ पर काफी less energy लगेगी। इसका मतलब कोई चीज को बनाना हो, कोई चीज को प्रिपेयर करना हो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाना हो, तो वहां एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा होगा। जबकि कोई चीज को तोड़ना हो, ब्रेकअप करना हो, तो वहां पर एनर्जी का कंजम्पशन कम होगा। इसलिए सिर्फ मेटाबॉलिज्म ही एक ऐसी फिनोमिना है, एक सैलिएंट फीचर है जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉलो करवाएगा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन ए स्टेप, एंड यू कॉल दैट स्टेप एज होम्योस्टेसिस। और एक इसके ऊपर बेस्ड है, एक फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है, एंड यू कॉल दैट फिनोमिना एज होम्योस्टेसिस। मींस होम्योस्टेसिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। होम्योस्टेसिस एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लाइफ की, जो जिसकी टेंडेंसी है, क्या टेंडेंसी है? टू मेंटेन द बॉडी इंटरनली, बिकॉज व्हेन यू ऑब्जर्व द नेचर देयर इज अ बिग चेंज एज पर एज एनवायरमेंटल कंडीशंस आर कंसर्न्ड। नेचर में अगर एनवायरमेंटल कंडीशन देखोगे तो नेचर में बहुत ज्यादा चेंज है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। आप गर्मी का सीजन देखिए, आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। ठंड का समय देखिए, विंटर सीजन, रेनी सीजन देखिए, आपको सीजन में काफी चेंज मिलता है। जस्ट अभी जो सीजन चल रहा है सितंबर महीना, उसमें देखिए आपको काफी चेंज मिल रहा है सीजन में। इवन देन द ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिजम्स आर देयर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर देयर दैट दे कांट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन फिक्स, बट द एनवायरमेंटल कंडीशन गेट चेंज। लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो बदलता रहता है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर जो है ऑर्गेनिज्म अपना बदलता नहीं है, एंड यू कॉल दैट टर्म एज होम्योस्टेसिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर वी विल डिसाइड, साइंस डिसाइड्स दैट, लाइफ डिसाइड्स दैट ओनली मेटाबॉलिज्म हेल्प्स टू डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए मेटाबॉलिज्म ही एक ऐसी स्टेप है जिसके थ्रू आप आसानी से लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर लेते हो। इसका मतलब जेनेटिक वेरिएशन तो आएगा। जेनेटिक्स को अपन डिफाइन करते हैं, जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इट्स वेरिएशन। क्या डिफाइन करते हैं? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इट्स वेरिएशन। इसका तो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर पास हो रहे हैं। जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर पास हो रहे हैं उसमें कुछ कैरेक्टर्स आपके पास के थे, कुछ कैरेक्टर्स आपके फ्यूचर में जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में जाने के लिए वो कैरेक्टर्स को कहां रहना पड़ेगा? पास्ट में कैरेक्टर, पास्ट में कैरेक्टर्स है, जेनेटिक मटेरियल है पास्ट में, उसको कहां जाना है? फ्यूचर में जाना है। लेकिन फ्यूचर में जाने के लिए उसको कहां रहना पड़ेगा? उसको रहना पड़ेगा वो प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार देखिए हाउ द जेनेटिक कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। पास्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, जेनेटिक मटेरियल था, वो प्रेजेंट में आ गया। प्रेजेंट में जो जेनेटिक मटेरियल है तो अल्टीमेटली फ्यूचर में जाएगा, सो दैट लाइफ गेट कंटिन्यू, जिसके कारण लाइफ जो है क्या हो रहेगी? बराबर कंटिन्यू रहेगी। तो these two characteristic features today we have discussed. One is reproduction, which is not a defining property,
क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, भले बाकी नेचर में आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, सेल डिवीजन के थ्रू वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, नए डॉटर सेल्स फॉर्म कर रहे हैं, बट सम ऑर्गेनिजम्स आर देयर इन विच ड्यू टू स्टेरिलिटी, ड्यू टू स्टेराइल नेचर दे कांट रिप्रोड्यूस। और मेटाबॉलिज्म में अपन डिस्कस किए, दोनों टर्मिनोलॉजी डिस्कस किए, वन इज एनाबॉलिज्म, वन इज कैटाबॉलिज्म, एंड वन बायोलॉजिकल टर्म कॉल्ड होमियोस्टेसिस। दैट्स व्हाई ओनली मेटाबॉलिज्म हेल्प्स as a defining property of living organism, so that we have completed two terms.